A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. Okay, so in previous class we are continuing studying the chapter 2, that is collection of data of your statistics for the economics. Okay, so in the previous class we are continuing studying the what is the methods of the collection of data, कि क्या ऐसे different methods हैं data के collection के. So collection of data is divided into two, as we already discussed all these things like primary data and the secondary data. So in previous classes we have already completed, that is direct personal investigation, indirect oral investigation, information from the local sources, as well as we have started this one like information through filling questionnaires and the schedules. We have completed the mailing method and we are studying the enumerators method. Okay, so enumerator method क्या होता है कि enumerator क्या होते हैं, वो खुद क्या करते हैं, different informants को reach out करते हैं, as well as they ask the questions from them. उन्हें क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन वो उनसे ask करते हैं उसको बोलते हैं schedules. तो डायरेक्टली enumerators डायरेक्टली क्वेश्चन किससे पूछते हैं, आपके इन्फॉर्मेंट से, जो भी रिलेटेड उनको जिस इंफॉर्मेशन को वो सीख कर रहे हैं वो सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो उनसे ही डायरेक्टली पूछते हैं एंड देन दे फिल दी ऑल दी क्वेश्चनर्स, वो सारे क्वेश्चनर्स को फिल करते हैं. ओके, सो वी हैव डिस्कस दी suitability also. We have discussed in the last class, that is what are the different suitability of this. So in today's class we are going to study the what are the merits of the enumerator method. Okay, so first one is wide coverage. So it can cover a wide area. It can be used even when people are illiterate. ये क्या है, ये क्या करता है कि ये वाइड एरिया को कवर करता है. इट कैन बी यूज्ड इवन व्हेन पीपल आर इलिटरेट. ठीक है, ये क्या है, उस सिचुएशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब जो पीपल हैं वो क्या हैं, इलिटरेट हैं. नेक्स्ट वन इज एक्यूरेट एंड रिलायबल. Accurate and reliable answers can be obtained because of the personal contact between the informant and the trained enumerators. ठीक है, कोई भी accurate और reliable information तभी कलेक्ट हो सकता है जब एक पर्सनल रैपोर्ट और पर्सनल रिलेशन हो किसके बीच में, इन्फॉर्मेंट और जो ट्रेंड इनमरेटर है, जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है उसके बीच में, और जो इन्फॉर्मेंट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उनके बीच में क्या हो, एक परफेक्ट और एक कॉर्डियल एक रिलेशनशिप दोनों के बीच में होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट वन इज पर्सनल कॉन्टैक्ट. दिस मेथड अलाउ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द इनमरेटर एंड द इन्फॉर्मेंट. ठीक है, ये मेथड क्या करता है कि एक पर्सनल कॉन्टैक्ट हो जाता है किसके बीच में, इनमरेटर के और इन्फॉर्मेंट्स के. सो दिस इंश्योर्स रिलायबिलिटी. इससे क्या होता है, रिलायबिलिटी की चांसेस ज़्यादा हो जाती है कि जो भी हमें डेटा कलेक्ट होगा वो ऑथेंटिक होगा. Next one is complete information. Since questionnaires are filled by enumerator themselves, these are complete in all regards as this method ensures complete response. Okay, so since questionnaires are filled by the enumerator, जो questionnaire होता है उसको कौन fill करता है, enumerator fill करता है खुद ही. These are complete in all regards. ठीक है, ये regards, ठीक है, ये क्या है, वो अब जब इनमरेटर ही क्वेश्चंस को क्वेश्चनर को फिल कर रहा है तो वो क्या है, ये वो पूरा उसको फिल कर देता है इन एज दिस मेथड इंश्योर्स कंप्लीट रिस्पॉन्स. क्योंकि इनमरेटर खुद फिल कर रहा है तो वो सारे रिस्पॉन्स का उसमें आंसर को फिल कर सकता है. ओके, नेक्स्ट वन इज हियर इट इज द डिमेरिट्स ऑफ द इनमरेटर मेथड. कि व्हाट आर द डिफरेंट डिमेरिट्स ऑफ द इनमरेटर मेथड. फर्स्ट वन इज कॉस्टली. Since this method involves a skilled enumerator, it is very expensive. इसमें क्या होता है, इसमें एक skilled enumerator चाहिए, इसलिए क्या है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, किसी भी इन्वेस्टिगेटर को सबसे पहले उसको एक ट्रेंड इनमरेटर को हायर करना पड़ता है, उसको पेमेंट भी करना पड़ता होगा, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही कॉस्टली हो जाता है. नेक्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम. ये क्या है कि ये कॉस्टली टाइम के भी पर्सपेक्टिव से है. इनमरेटर में रिक्वायर स्पेशलाइज ट्रेनिंग विच इज टाइम कंज्यूमिंग. इनमरेटर क्या है, उसको क्या रिक्वायर्ड है कि एक कोई स्पेशलाइज उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए
विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये क्या हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, एज वेल एज किसी के पास जाके, इन्फॉर्मेंट्स के पास जाके उनके क्वेश्चंस उनको आस्क करना, फिर सारी इन्फॉर्मेशन को सीख करना, फिर फॉर्म को फिल करना, ये भी क्या होता है, इससे बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज बायस्ड। सो दिस मेथड इज नॉट फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ द इनमरेटर। ये मेथड क्या है, ये इनमरेटर के बायसनेस से फ्री नहीं है। दे माइट फिल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, कभी कभी जो इनमरेटर है वो क्या कर सकता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी फिल कर सकता है। वो कुछ इन्फॉर्मेंट कुछ और बोल रहा है आंसर, और वो उस क्वेश्चन आर में कुछ और आंसर फिल कर देगा। ओके, सो इफ़ दे आर बायस्ड टुवर्ड द इन्फॉर्मेंट, अगर वो इन्फॉर्मेंट के थ्रू आउट वो क्या है, बायस्ड है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन भी क्या करता है, इनमरेटर फिल कर देता है। नेक्स्ट वन इज अनसुटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टिगेशंस। सिंस दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, इट इज़ अनसुटेबल फॉर स्मॉल प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। ये जो मेथड होता है वो क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये क्या है, जो स्मॉल प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन है, मतलब बहुत जो स्मॉल स्केल पे इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके लिए क्या है, ये कैपेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग है। सो इट इज़ यूजुअली यूज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये यूजुअली क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही इसको यूज़ करती है, एंड सम वेल ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत वेल कंडीशन में है, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, या उनके पास बहुत ज़्यादा मनी है, वो वेल ऑफ है, वही क्या करते हैं, वही सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एज वेल एज कॉस्ट भी कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी चार्ज इसमें होता है, सो दैट देयर इज़ अनसुटेबल फॉर द स्मॉल इन्वेस्टिगेटर, कि जो भी स्मॉल स्केल पे हैं, जो भी स्मॉल स्केल पे प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके लिए क्या है, ये अनसुटेबल है। नेक्स्ट वन इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड इनमरेटर, कि इट मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड स्किल्ड इनमरेटर। मतलब कभी कभी ये भी चांसेस हो जाती हैं कि जो भी इनमरेटर मिल रहे हैं वो भी क्या है, वो उनके पास कोई भी प्रॉपर स्किल ही नहीं है, तो इसकी भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। द इन्वेस्टिगेशन मे सफ़र ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट इनमरेटर। ठीक है, अब क्या है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट, कोई भी कैपेबल इनमरेटर नहीं मिल रहा है, तो जो भी पूरा रिसर्च है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो भी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। कि सबसे ज़्यादा तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि उसको पहले सर्च आउट करो, फिर वो जो सर्च करके जो हम लोग लेकर आए वो क्या है, ट्रेंड नहीं है, उसको प्रॉपर पता ही नहीं है कि क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, कैसे उनसे आंसर्स को पूछना है, कैसे उनके साथ डिफरेंट इन्फॉर्मेंट के साथ प्रॉपर रिलेशन क्रिएट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं होती है, तो रिज़ल्ट भी क्या आता है, उसकी वजह से रिज़ल्ट भी जो जिस पर्सपेक्टिव में किसी भी इन्वेस्टिगेटर को चाहिए था, वो उसके फेवर में आंसर नहीं आ पाता है। तो ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज़ ऑफ द गुड क्वेश्चनर, कि अगर कोई क्वेश्चनर है, उसको हम कैसे बोलेंगे कि वो गुड क्वालिटी है। कुछ तो उसकी कंडीशन होगी ना, जैसे हम लोग किसी के बारे में बोलते हैं ना कि अरे वो बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छी है, तो हम कुछ तो उसके पैरामीटर्स को लेके चलते हैं ना, कि हाँ इस चीज़ में वो अच्छी है, नेचर में अच्छी है, या अपनी स्टडीज़ में अच्छी है, तो हम कोई ना कोई एक पैरामीटर लेते हैं और तभी किसी को मेजर करते हैं। तो जो क्वेश्चनर्स होते हैं, जो हम लोग क्वेश्चनर फिल कराते हैं, इसके भी क्या है, उसको भी उसकी गुड क्वेश्चनर को मेजर हम लोग करते हैं, कि वो ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये गुड क्वेश्चनर है। ओके, सो हियर इट इज द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड बाय वाइल डिजाइनिंग अ क्वेश्चनर। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें क्या करना है, शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, वो कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए जब हम क्वेश्चनर को क्या कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो। ओके, सो फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर। ओके, सो फर्स्ट वन इज number of questions, okay, now see the number of questions asked should be limited। जो क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे वो क्या होने चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए कि जो इन्फॉर्मेंट है वो भी उससे इरिटेट होके कुछ भी आंसर करने लगे, नहीं, वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लिमिटेड। So questionnaire with many questions discourage
पीपल टू कंप्लीट इट। अब ये अगर क्या होगा, क्वेश्चनर बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ होगा तो जो भी उसका इन्फॉर्मेंट है वो एकदम डिस्करेज हो जाएगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा कि वो आंसर करने का। सो द क्वेश्चंस विच हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन शुड बी आस्क्ड, कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछने चाहिए जो हम लोग बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन का जो मेन मोटिव है, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट उस इन्वेस्टिगेशन पे करे, वैसे ही क्वेश्चन क्या करनी चाहिए, आस्क करनी चाहिए, पूछनी चाहिए। तो इसलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो वो क्या हो, लिमिटेड अमाउंट में। ऐसा नहीं कि हम हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन एंटर कर दिए और फिर उससे बोल रहे हैं कि क्या करना है कि आपको सारे का आंसर देना है। अब वो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेंट भी इरिटेट हो जाएगा ना कि अरे कितना सारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो कुछ भी, अब उसके मन में कुछ और होगा, वो बोलना कुछ और चाह रहा होगा, बट उसको जल्दी ख़त्म करने में वो कुछ भी आंसर बोल के चला जाएगा। तो ये क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए अगर कोई गुड क्वेश्चनर होना चाहिए तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, वो लिमिटेड होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज सिंपल एंड क्लियर। सिंपल एंड क्लियर। ओके, सो द क्वेश्चन आस्क्ड शुड बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए, एज वेल एज शॉर्ट भी हो। सिंपल हो, जैसे कोई एक क्वेश्चन आ जाए वो इजीली समझ सके, क्लियर भी हो और शॉर्ट भी हो। ये नहीं कि एक पेज का उसका क्वेश्चन ही है तो वो सुनते, अगर कोई भी इनमरेटर हो उसको पढ़ रहा है क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन सुन ही नहीं रहा है आधा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एकदम सिंपल हो और इट शुड बी शॉर्ट। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज। अब जो भी आंसर वो उस क्वेश्चन का करे वो भी क्या होना चाहिए, प्रिसाइज ही होना चाहिए, शॉर्ट ही होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लेंदी होता चला जा रहा है। द क्वेश्चन शुड बी डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट देयर इंटरप्रिटेशन शुड बी ईजी। तो क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन करने चाहिए, ऐसे बनाने चाहिए क्वेश्चंस कि उसका जब हम इंटरप्रिटेशन करें, उसको कंक्लूड करें, उसका आंसर जब निकालें तो हम ईजिली समझ सकें। ये नहीं कि क्वेश्चन क्या है कि मैंने उस टाइम जब क्वेश्चन बनाया तो मुझे वो समझ में आ गया था, बट जब मैं इंटरप्रिटेशन करने बैठी, मतलब उसका कंक्लूजन निकालने बैठी, तो क्या है वो क्वेश्चन मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इंटरप्रिटेशन करने में भी ईजी हो कि हम उसका डायरेक्टली उसका कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकें। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड वन इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज जो क्वेश्चंस हो इट शुड बी सिंपल, क्लियर एज वेल एज शॉर्ट, एंड थर्ड वन इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। जो क्वेश्चंस हो वो क्या हो, लॉजिकली अरेंज्ड हो। इन अदर वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर शुड बी फॉलोड। प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए उन क्वेश्चंस का। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी इलॉजिकल टू आस्क नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर आस्किंग द मैरिटल स्टेटस ऑफ द इंफॉर्मेंट। कि ये एकदम इलॉजिकल हो जाएगा कि पहले आप उससे क्या पूछ लें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, आपके कितने बच्चे हैं, और अभी ये पूछा ही नहीं कि आपकी शादी हुई है यार, तो ये तो एकदम इलॉजिकल है ना। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट तो हुआ नहीं क्वेश्चन का कि पहले हमने सब कुछ पूछ लिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, एंड में पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम। ये क्या सा लॉजिक है। तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, उनका जो ऑर्डर है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी ऊपर कुछ नीचे कोई भी क्वेश्चंस उल्टा पुल्टा पूछ ले रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ओके, फोर्थ वन इज नो पर्सनल क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप किसी से कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, ठीक है, कि आप जाके उसके घर का पूरा हालचाल लेने लगो, अपनी सिचुएशन बताइए, ऐसा बताइए, ऐसा कुछ नहीं। जो है आपके पास क्वेश्चनर्स में, बस आप वही क्वेश्चन ही क्वेश्चनर में मतलब ऐड करोगे। उस क्वेश्चनर में आप कोई पर्सनल क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकते हो। ओके, सो द क्वेश्चन विच आर टू पर्सनल इन नेचर, जो क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा पर्सनल है नेचर में, विच ऑफेंड द फीलिंग ऑफ द इंफॉर्मेंट, जो क्या है किसी भी इंफॉर्मेंट की फीलिंग को भी हर्ट कर सकता है या शुड बी अवॉइडेड। वैसे क्वेश्चंस क्या करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मतलब अब किसी का कोई चीज़ उसके साथ खुद ही वो वर्स्ट कंडीशन हुआ है, अब हम उससे उसी से रिलेटेड टॉपिक पूछ लें तो वो क्या करेगा, उसको हर्ट करेगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली क्वेश्चंस विच में हर्ट देयर रिलीजियस फीलिंग्स, अब ऐसे भी क्वेश्चन नहीं कि उसके रिलीजियस फीलिंग्स को, कि अब उससे क्या है कि कोई हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड कोई टॉपिक उठा दो, तो उससे क्या है कि उसके फीलिंग्स को भी हर्ट करेगा, उसके साथ खुद ही ऑलरेडी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है और आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे तो उसके इमोशंस को भी हर्ट करेगा। सेंटिमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं क्वेश्चनर में जो उसके सेंटिमेंट्स को, उसके रिलीजियस थॉट्स को, उसके इमोशंस को क्या करे, हर्ट करे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। ओके, सिंपल है। पहला क्या था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने चाहिए, इट शुड बी लिमिटेड, सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल, क्लियर और शॉर्ट होना चाहिए कि उसका आंसर भी इजीली कर सके, एज वेल एज इंटरप्रिटेशन भी उसका इजीली हो सके। थर्ड वन इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस का अरेंजमेंट है, जो जिस हायरार्की से लगाएंगे, हायरार्की से एज वेल एज जो ऑर्डर से लगाएंगे वो भी प्रॉपरली होना चाहिए। फोर्थ वन इज नो पर्सनल क्वेश्चन, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन किसी भी इंफॉर्मेंट से नहीं पूछना है कि जो उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे डाले, उसकी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और सेंटिमेंट्स को उसको हर्ट करे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, टू बी इंक्लूडेड इन दी क्वेश्चनर में इंक्लूड करने से हमें वो सारे क्वेश्चंस को इग्नोर करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब ये नहीं कि हम उसको बैठ के दे दिए कि मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करो या कोरिलेशन करो या डेरिवेशन का क्वेश्चंस दे दिए हम लोग, इंटीग्रेशन दे दी, क्या बैठ के सब सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं देने हैं। ओके, सो द क्वेश्चन हुज इंटरप्रिटेशन रिक्वायर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन शुड नॉट बी आस्क्ड, जो क्वेश्चन जिनमें क्या है मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की ज़रूरत हो, कंप्यूटेशंस की, कि उसको बैठ के सॉल्व करना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, इग्नोर करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर और एवरेज परसेंटेज ऑफ कंजप्शन रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी आस्क्ड, कि उससे क्या करें कि उसका हम पूछ ले कि आपका एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है मंथ का, पर मंथ आपका कंजप्शन कितना है, ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं पूछ सकते हैं कि जिसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन। सो in order to verify any particular information, question may be set in such a way that the verification may be possible। ठीक है, कि अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो क्वेश्चन हम ऐसे सेट करें कि उनका वेरिफिकेशन पॉसिबल हो सके। ठीक है, हमें हर एक जैसे क्वेश्चन का जो भी हमने कोई भी क्वेश्चन उनसे आस्क किया, पूछा, जो भी क्वेश्चनर में था, तो हमें क्वेश्चंस को ऐसे ऑर्डर में ऐसे पुट करना है कि अगर हमको इन सारे क्वेश्चंस को क्या है दोबारा क्या करना पड़े, वेरीफाई करना पड़े, तो वो पॉसिबल हो सके। ऐसा नहीं कि हम उसको बाद में वेरीफाई ही ना कर पाए। ओके, नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो the questionnaire should carry proper instruction defining the way the answer to be given। ठीक है, उस क्वेश्चनर में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। जैसे आप कोई भी एग्जाम देने जाते होगे तो उसमें एक फ्रंट पेज पे क्या होता है, सारे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं कि यूज़ ब्लैक और ब्लू पेन। आप बोर्ड का एग्जाम दियोगे तो सारे पहले शुरू में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आप कोई भी ऑफेंस नहीं कर सकते हो, आप डोंट यूज़ any kind of devices like laptop or any watch, digital watch, calculator, ये सब आपको क्या करना है, यूज़ नहीं करना है। तो ये सारे क्या है कि आपके पहले ही पूरा प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाता है कि आपको क्या डू और डोंट, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कोई भी अगर क्वेश्चनर होता है तो उसमें भी एक फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे क्या है, पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिया होता है कि आपको कैसे क्वेश्चंस की आंसरिंग करनी है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, या आपको पॉजिटिवली आंसर देना है इस क्वेश्चंस का या निगेटिवली आंसर देना है, तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी होना चाहिए।
डिफाइनिंग द वे आंसर टू बी गिवन, कि हमें कैसे आंसर देना है वो भी डिफाइन होना चाहिए। ऑल द टर्म्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड, जो भी सारे टर्म्स हैं कंडीशंस है वो क्या होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। द एड्रेस, डेट एंड द टाइम ऑफ सबमिटिंग द क्वेश्चनर शुड बी क्लियरली मेंशन, कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, जहाँ पे उसको सेंड करना है, डेट क्या है, टाइम क्या है, कब वो सबमिट होगा। द क्वेश्चनर शुड बी क्लियरली मेंशन, उस क्वेश्चनर में ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्या होने चाहिए, प्रॉपरली गिवन होने चाहिए, कि इसका टाइम कब सबमिट करने का है, डेट क्या सबमिट करने का है, उसका एड्रेस क्या है, अगर हम मेलिंग के थ्रू कर रहे हैं तो हम कहाँ पे हमको उसको फिर से मेल करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्या होने चाहिए, प्रॉपरली गिवन होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन आयर में। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चन आयर। 8th वन इज प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन आयर। जो भी क्वेश्चन आयर है उसकी पहले प्री टेस्टिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, बस उसको एक बार क्वेश्चन आयर बनाया और उसको सेंड कर दिया और इनमरेटर से उसको फिल करवा दिया इन्फॉर्मेट का, ऐसा नहीं करना है। पहले हमको क्या करना है, उसका टेस्टिंग पहले करनी है, ठीक है, कि वो प्रॉपर क्वेश्चंस बने हैं या नहीं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं या नहीं, या उनकी सीक्वेंस सही है या नहीं, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो सही है या नहीं, वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएगी दूसरों तक या नहीं, ये सारी हमें क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। सो प्री टेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आयर ऑन सम रिस्पोंडेंट विल गिव द एन आइडिया टू द इन्वेस्टिगेटर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वेश्चन आयर। कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करे कि किसी भी रिस्पोंडेंट से एक बार प्री टेस्ट करा ले, ठीक है, वो क्या करे, कुछ ऐसे ही नॉर्मल 2-4 लोग से क्या करे, इसकी प्री टेस्टिंग करा ले, कि वो तो उससे उसको किसी भी इन्वेस्टिगेटर को समझ में आ जाएगा कि कैसे लोग प्रॉपर उसकी आंसरिंग कर रहे हैं या नहीं, या वो जो समझ रहे हैं क्वेश्चन मीनिंग जो जैसे मैंने दिया था वैसे ही उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, या उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो इससे क्या होगा कि वो पूरा हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड हो जाएगी। सो द इन्वेस्टिगेटर मे मॉडिफाई, ठीक है, अब क्या है, इससे अगर ये एक बार वो प्री टेस्टिंग कर लेगा तो इसके थ्रू क्या है कि इन्वेस्टिगेटर एक बार मॉडिफाई कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है और रीडिज़ाइन इट, फिर से उसको चेंज भी कर सकता है, रीडिज़ाइन भी कर सकता है, कि कैसे उसमें हम फिर से हम उसको डिज़ाइन कर ले, इट ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिसीव फ्रॉम द प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि किसके बेसिस पे, कि जो भी उसको फीडबैक मिला किस पे, रिसीव फ्रॉम द प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर, कि प्री टेस्टिंग क्वेश्चनर की प्री टेस्टिंग करने पे उसके जो भी फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग वो उस क्वेश्चंस में क्या कर सकता है, उसको रीडिज़ाइन, ऑल्टर और उसमें सारे चेंजेस ला सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल योर क्वालिटीज ऑफ द गुड क्वेश्चन आयर, की कोई भी गुड क्वालिटीज़ क्या है, किसी भी क्वेश्चन आयर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। सो इट शुड बी, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, इट शुड बी लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डिफरेंट आपका कोई भी इंफॉर्मेंट है वो एकदम डिस्करेज हो जाए और वो प्रॉपरली उसका आंसरिंग ना करे। सेकेंड वन इज सिंपल एंड क्लियर, क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन हो वो एकदम सिंपल हो, क्लियर हो, एज वेल एज शॉर्ट हो, सो दैट इंटरप्रिटेशन विल बी बिकम मोर ईजी। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनका क्या होना चाहिए, वो अरेंज क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली होने चाहिए, एक हायरार्की में, एक ऑर्डर में ही वो अरेंज होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज नो पर्सनल क्वेश्चन, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आप इन्फॉर्मेंट से नहीं पूछ सकते हैं, एज वेल एज कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो उसका क्या है, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस को क्या करे, हर्ट करे, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई ऐसे न्यूमेरिकल एज वेल एज मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं देने हैं कि कोई भी इंफॉर्मेंट को क्या करे, बैठ के उसको कंप्यूटेशन करना पड़े, कि जैसे अगर उससे पूछ लिया जाए कि आप अपना एनुअली इनकम बताओ, या आप अपना पूरा एक्सपेंडिचर बताओ मंथली, एज वेल एज कंजप्शन बताओ, ये सारा कंजप्शन पे कितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये सारा ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पूछना है। नेक्स्ट वन इज क्रॉस एग्जामिनेशन, इसमें क्या करना है, क्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स कि वो जो क्वेश्चंस दे रहा है, जो आंसरिंग कर रहा है, वो ऐसे प्रॉपरली ऑर्डर होने चाहिए कि वो फिर से एक बार उसको वेरीफाई किया जा सके। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शंस, कि कोई भी क्वेश्चन आयर दे उसके पहले क्या है, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे देना चाहिए
कि कैसे उस क्वेश्चंस की आंसरिंग करनी है, एज वेल एज सारे जो भी मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो उसमें देने चाहिए, एज वेल एज उसमें क्या हो कि कहाँ वो एड्रेस क्या है, कहाँ पे उसको सेंड करना है, और उसका टाइम क्या है सबमिट करने का, उसकी डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है वो एज अ इंस्ट्रक्शन एक क्वेश्चन पे होनी चाहिए। लास्ट वन इज प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया, तो उसको मेन एरिया जहाँ पे आपको उसको फिल कराना है उसको सेंड करने से पहले आप क्या है एक रिस्पॉन्डेंट्स के थ्रू, डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट्स के थ्रू इसको एक बार एक टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली जो वो पूछना चाह रहा है वही वो लोग समझ रहे हैं या नहीं, या उसमें कोई क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या कर सकता है इन्वेस्टिगेटर, उन सारे क्वेश्चंस को फिर से रीडिज़ाइन कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, सो दैट वो क्या होंगे एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी हो जाएगी। फिर वो उन क्वेश्चंस को क्या करेगा, सेंड करेगा अदर्स जहाँ पे उसको डिफरेंट इन्फॉर्मेंट्स को। ओके, okay, now the next one is telephonic interviews. Okay, till here enumerator method we have discussed. Now the next and the last of the primary data is telephonic interviews. Okay, so let's start. In a telephone interview, the investigator asks questions over the telephone. ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू में देखिए आप इस टर्म से ही पता चल रहा है टेलीफोन कि इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, टेलीफोन पे ही क्वेश्चंस को पूछता है। ओके, टेलीफोनिक इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड इन अ शॉर्टर टाइम। जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है वो क्या है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। दिस मेथड अलाउज द इन्वेस्टिगेटर टू असिस्ट द रिस्पोंडेंट बाय क्लैरिफाइंग द क्वेश्चंस। ओके, इसमें क्या होता है, ये मेथड क्या करता है, अलाउ करता है इन्वेस्टिगेटर को कि वो असिस्ट करे रिस्पोंडेंट को जो रिस्पॉन्स कर रहा है फ़ोन पे, बाय क्लैरिफाइंग द क्वेश्चंस। कि वो उनको सिंपली क्या है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर, एज अ इन्वेस्टिगेटर मैंने क्या है, मुझे जिससे आंसर चाहिए रिस्पोंडेंट से, मैं उनको फ़ोन करूँगी, उसको उस पूरे क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करूँगी कि इस क्वेश्चन में ऐसा है, इसमें ऐसा आंसर करना है, ऐसी ऐसी सारी मैं इन्फॉर्मेशन उसको दूंगी, और वो क्या करेगा, उसका आंसरिंग करेगा। ओके, द नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी, कि ये किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये सुटेबल है। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड इज सुटेबल व्हेन रिस्पोंडेंट आर रिलक्टेंट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन इन पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो क्या है, आंसर्स करना चाह रहे हैं सर्टेन क्वेश्चन का, कि वो पर्सनल इंटरव्यू में ही वो क्वेश्चंस करना, आंसरिंग करना चाह रहे हैं। व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंडक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, जब क्या है, जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन क्या है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कराना है। रिस्पोंडेंट्स ओन टेलीफोन कनेक्शन, जब रिस्पोंडेंट का एक ओन टेलीफोन कनेक्शन होगा तभी, कि उसके घर जब फ़ोन होगा तभी तो वो सुटेबल हो पाएगा कि वो आंसरिंग कर पाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज मेरिट्स, कि इसके मेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स रिलेटिवली लोअर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। ये जो मेथड होता है इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व दी लोअर कॉस्ट, इसमें कॉस्ट भी कम लगता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड दी एफर्ट्स। टाइम भी कम, क्योंकि ये क्या है बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और कॉस्ट भी नहीं ज़्यादा लग रहा है क्योंकि फ़ोन पे ही काम करना है हमें, और एफर्ट्स भी इसमें ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि कोई कहीं पे भी इन्वेस्टिगेटर अपने घर पे बैठे बैठे वो डिफरेंट लोगों को कॉल करके क्वेश्चंस का आंसरिंग कर सकता है। नेक्स्ट वन इज वाइड कवरेज। सिंस टेलीफोन इंटरव्यूज कैन बी कंडक्टेड इन शॉर्टर टाइम, इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, जो टेलीफोन इंटरव्यू है वो कैसे कंडक्ट होता है, शॉर्टर टाइम के लिए होता है, एंड इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया। इसलिए क्या शॉर्टर टाइम के लिए हो सकता है, तो जो भी इंक्वायरी है वो लार्ज एरिया में हो सकती है, कि वो 5 मिनट किसी को फ़ोन करेगा तो ऐसे 1 घंटे में काफ़ी लोग को फ़ोन करके वो पूरे को आंसरिंग कर देगा। नेक्स्ट वन इन हाई रिस्पॉन्स रेट। So this method ensures high response rate in the cases where the respondents are reluctant to answer certain questions in the personal interview. Okay, इस method में क्या है, it ensures the high response rate. ये क्या करता है, इसमें high response rate होता है in the cases where the respondent are reluctant to answer certain question in the personal interview. जिसमें respondent क्या है, they are very excited and they want to do the answer
इन सर्टेन क्वेश्चन, किसी क्वेश्चंस का इन द पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि वहाँ पे किसी का भी इंटरफेरेंस तो है नहीं, वहाँ पे बस एक इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट और रिस्पोंडेंट है, तो उन्हीं के एक पर्सनल इंटरव्यू की तरह ही वो उस क्वेश्चंस का आंसरिंग करते हैं. ओके, तो ये क्या है, मेरिट्स हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स ऑफ द टेलीफोनिक इंटरव्यूज. ओके, सो फर्स्ट वन इज लिमिटेड यूज. किसके क्या है, लिमिटेड ही यूज है. सो इफ रिस्पोंडेंट डू नॉट ओन टेलीफोन्स दिस मेथड वुड बी लेस यूजफुल. ठीक है, अगर ये रिस्पोंडेंट क्या है, उनका खुद का ओन टेलीफोन नहीं होगा, सो दिस मेथड वुड बी लेस यूजफुल. ये मेथड क्या हो जाएगा, बहुत ही लेस यूजफुल होगा, बहुत प्रॉपरली इसको यूज़ हम नहीं कर सकते हैं. बिकॉज अगर किसी के पास पर्सनल फ़ोन नहीं है तो हम उससे क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर सकते हैं. तो ये इसका क्या है, यूज़ प्रॉपरली हम नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रिएक्शंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड. कि अगर हम, आपको पता है कि जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो हम उसके रिएक्शंस को कभी नहीं देख सकते हैं. जैसे फ्रंट टू फ्रंट हम बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको नहीं देख सकती हूँ कि आपका अभी आज प्रेजेंट कैसा रिएक्शन है. तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी क्या होता है कि रिएक्शंस क्या होते हैं किसी के, हम लोग डिसअपियर होते हैं, हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ओके, सो टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द विजुअल रिएक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट. कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है कि किसी भी रिस्पोंडेंट का विजुअली रिएक्शन हम नहीं देख सकते हैं, थ्रू आइज हम उसका रिएक्शन नहीं देख सकते, विच इज़ रिक्वायर्ड इन ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द सेंसिटिव इशू. ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी जब कोई भी ऐसा सेंसिटिव इश्यूज होता है, जब बहुत मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न करना है कि हमें उसके विजुअली देख के उसका हमको आंसर लेना है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल तो नहीं कह सकते, मतलब एक इसका ये लिमिटेशन हो जाती है कि किसी भी सेंसिटिव केसेस पे हम उसका एक विजुअली रिएक्शन नहीं देख पाते हैं. नेक्स्ट वन इज बायस्ड. कि क्या है ये, बायस्ड. If investigator is biased, there is possibility of influencing the respondent. कि अगर क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर क्या है वो बायस्ड है, मतलब किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है, तो वो क्या कर, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग द रिस्पोंडेंट. कि यहाँ पे फिर क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है कि रिस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं. कि वो बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाएगा, वो उससे प्रॉपरली बात नहीं करेगा तो वो भी प्रॉपरली आंसर नहीं देगा. तो इससे क्या है, रिस्पोंडेंट भी क्या हो जाते हैं, बहुत ईजिली आपके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. ओके, सो इट इज़ द योर टेलीफोनिक इंटरव्यू. ये हमने क्या पढ़ा, टेलीफोनिक इंटरव्यू पढ़ा. सो व्हाट वी हैव कंप्लीटेड द all the sources of the primary data, that is direct personal investigation, indirect oral investigation, information from the local sources, information through filling questionnaires and the schedules, mailing method, enumerators method, as well as telephonic interviews. Okay, till here we have completed. So in next class we will continue the what are the different secondary data that is published or the unpublished sources. Okay, so it's all about your today's class. We will continue and we will start the secondary data in the next class. Okay, thank you.